ठीक है, योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं। और इसके बाद एक बेसिक चीज़ें, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना। तो टोटल अगर इकॉनमी देखेंगे तो कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का है। बट इकॉनमी के कुछ ऐसे सेक्शन है जो अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ होंगे डायरेक्टली। व्हाट इज़ वेज एंड मीन एडवांस, एक बार क्वेश्चन आया। ओम्बड्समैन क्या है? आरबीआई का, आरबीआई का ओम्बड्समैन एक बार क्वेश्चन आया था, और एक बार आता है वेज एंड मीन एडवांस। जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पहले वो थी कृषि आधारित, एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम थी, ठीक है ना। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, कृषि बेस्ड थी। कि यहाँ जो कंटेंट लिखा होगा उसमें डेटा बहुत पुराना होगा, 2013 के आसपास का डेटा है, और अभी हम लोग 24 में चल रहे हैं, तो पिछले 10 साल में इसको अपडेट नहीं किया गया। तो ये तो आप पढ़ सकते हो, पर इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये दोनों, और बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गुड आफ्टरनून एंड ऑफलाइन ऑल्सो गुड आफ्टरनून। हाँ बताइए, चलिए कैसा हुआ एग्ज़ाम? बीएड क्यों दे रहे हो? बीए जो पहला कोर्स है या इसके पहले और कुछ पढ़ चुके हो? यही आपका कॉलेज है? कितने साल के हो? 20 साल के हो क्या? 2003। हाँ तो 20 साल की ही तो। अच्छा, पीएससी के एक भी अटेम्प्ट नहीं दिए हो? एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ आपका पीएससी का? सुन रहे हो? हाँ, हम लोग के टाइम में नहीं था इतना अवेयरनेस। बाप रे, 20 साल की लड़का है। मेरे को लगा कि आप पहले कर वो हो, बड़े हो, नहीं तो मैं आपको उस क्लास में बैठने ही नहीं देता। मेरे को ध्यान नहीं था, मैं एज सुना नहीं होगा लगता है। तो रेगुलर में क्यों नहीं किया आप? अच्छा, आप नोट्स बना लियो। कहाँ से पढ़े थे? हैं? ये क्या है? जांजगीर में विजन खुल गया? अरे बाप रे, विजन आईएएस, विजन इंस्टीट्यूट। तो नोट्स आपका नहीं पढ़वाए फिर? कुछ नहीं। तो आपका नोट्स को फाड़े क्यों नहीं? अच्छा पढ़वाए? हाँ तो फिर से तो बोल रहा हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट ही बन गया, मतलब नोट्स फाड़ देना चाहिए उसका। जो संस्था एग्जिस्ट करे उसके नोट्स से पढ़ो, बाकी फाड़ दो। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं, और 1-2 लोग हैं उनको आने देते हैं। हाँ जी, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। नहीं, मैं आज मैसेज डालना भूल गया था, कल से मैं डाल दूँगा। 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे में नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, कोशिश करते हैं। सैटरडे को था क्लास? सैटरडे को तो बोला था सबको इकोनॉमिक्स पढ़ने आना। आप आए थे? सर्वे आप तो आए थे ना? आप क्यों नहीं आए थे? अरे सर्वे पढ़ाया 3 चैप्टर उस दिन, आप भी नहीं आए थे? आप दोनों तो आए थे। हाँ हाँ, क्या क्या? सोचना भी नहीं है? क्यों? हर दिन ही तो है क्लास। मेरा तो हर दिन रहता है। आप लोग स्टूडेंट हो, मेरे तो हर दिन क्लास है, फिर भी ऊपर से होने के बाद क्या बोलोगे? इतना क्लास। अच्छा, कुछ ना कुछ लिखा है। ज्ञानेश्वरी होंगे, रविंद्र धीवर। अच्छा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रविंद्र। चलिए, आज हम लोग एक बढ़िया सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट जो है ओवरऑल सीजीपीएससी में सबसे ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट लोग को। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड पढ़ना कैसे है, किस तरीके से इसको डील करना है, ये एक चैलेंज है। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं पीएससी के हिसाब से ना। सीजीपीएससी मेंस में इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है उसको पहले एक अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। सीजीपीएससी मेंस 2023, हाउ टू हैंडल द पेपर ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू हैंडल इकोनॉमी।
अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोपोर्शन को समझते हैं ना। तो टोटल अगर इकॉनमी देखेंगे तो कितने मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है। बट इकॉनमी के कुछ ऐसे सेक्शन है जो अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ होंगे डायरेक्टली। ठीक है ना। सो लाइक दिस ईयर यू मे गेट अ क्वेश्चन सम ऐसे रिगार्डिंग द इकोनॉमी डेवलपमेंट। इकॉनमी डेवलपमेंट से कोई ऐसे हो सकता है, यू विल हैव दिस इकॉनमी इन ज्योग्राफी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं इकॉनमी का एक बड़ा पोर्शन जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है। नाउ इस इकॉनमी के दो हिस्से, एक है छत्तीसगढ़ इकॉनमी, सीजी इकॉनमी, और एक तरफ है हमारा इंडियन इकॉनमी। अब दोनों को ही देखोगे तो दोनों के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। इंडियन इकॉनमी मोर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित चीज़ों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, है ना, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, फिर उसके बाद बैंकिंग संरचना, बैंकिंग, है ना, बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। बैंकिंग के साथ साथ और भी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन किया गया, पर होलिस्टिक पूरी इकॉनमी यहाँ पर नहीं डाली गई है। ठीक है, तो एक तरफ है आपका इकॉनमी, पर ये देखने को मिला है कि कुछ ऐसे पोर्शन भी इकॉनमी के जो सिलेबस में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट उस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट है तो नहीं, बट अगर क्या होता है, अगर करंट अफेयर में वो इन्वॉल्व है तो करंट अफेयर में वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, अब इलेक्टोरल बॉन्ड आप पूरा पढ़ कर गए किसमें, पॉलिटी में, और पता चला वो इकॉनमी में आया कि बैंक के रिलेटेड। तो अल्टीमेटली उस चीज़ों को समझना है कि इकॉनमी एक तरफ इंडिया में कॉन्सेप्चुअल है, और इस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए इसी को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। इसी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो छत्तीसगढ़ में है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे वही कॉन्सेप्ट को जाकर इकॉनमी ऑफ छत्तीसगढ़ में डालेंगे। छत्तीसगढ़ इकॉनमी की बात करते हैं तो इसके दो प्रोपोर्शन होंगे, एक इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्या है, कैसा है, उसमें क्या पढ़ना है, कंप्लीट मेंस पर्सपेक्टिव से उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, जो हमने कवर किया है ऑलरेडी कुछ पोर्शन उसमें से। तो इकोनॉमिक सर्वे में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसको हम लोग कवर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2 आता है स्कीम्स। ठीक है, योजनाएं, जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं। और इसके बाद एक बेसिक चीज़ें, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना। अब ये डायरेक्टली टॉपिक नहीं लिखा है छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना, इस नाम से कोई टॉपिक नहीं दिया गया है, पर जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना है अगर उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, मैं आपको विशेष रूप से समझाऊंगा, तो पता चलेगा कि उसी टॉपिक के अंदर सारे के सारे टॉपिक क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, और मेजर जो क्वेश्चन आता है उसके लिए जो हमको हैंडल करना है, क्या क्या करना है, इंडियन इकॉनमी बेसिक्स पढ़ना है केवल, वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। समझ आ रहा है, तो बेसिक पढ़ेंगे, केवल इंडियन इकॉनमी का बेसिक्स जानना है, बट कुछ कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे एक बार क्वेश्चन आया व्हाट इज वेज एंड मीन एडवांस, एक बार क्वेश्चन आया ओम्बड्समैन क्या है आरबीआई का, आरबीआई का ओम्बड्समैन एक बार क्वेश्चन आया था, और एक बार आता है वेज एंड मीन एडवांस। मतलब आरबीआई जिस तरीके से क्या करता है, सरकार जो उससे क्या लेती है, कर लेती है, कर बोल रहा हूँ सॉरी, सरकार जो उससे लोन में पैसे लेती है उसको बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांस। एक तरीका होता है, ठीक है, जैसे हम लोग का रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब में लेते हैं, तो उसी तरीके से एक तरीका होता है जब बजट के लिए, बजट एक्सपेंडिचर में वहाँ से वो पैसा लेती है, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन एडवांस। पढ़ाऊँगा उसके बारे में। तो उसको तो वैसे कुछ क्या हो रहे हैं कि इकॉनमी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडियन इकॉनमी की कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इससे रिलेटेड हमें कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे से करना है, पहले वो समझ लेते हैं। इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। पहला मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। उसके बाद देखेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है ना, बैंकिंग की संरचना, बैंकों की संरचना।
उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग संरचना। उसके बाद आता है आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये जो चैप्टर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। हाँ, मेन चैप्टर्स ये हैं, नहीं डायरेक्टली जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। कोई रखा है सिलेबस? फॉरवर्ड करो, सी मार्क कर लेंगे, सिलेबस में भी करवा देता हूँ। तो अगर हम लोग आएंगे सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले दिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब वो कहीं ना कहीं वो टॉपिक किससे संबंधित है? नेशनल इनकम से, राष्ट्रीय आय से। फिर दिखता है स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी एंड देयर वर्कफोर्स, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके चेंज इन द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन देयर शेयर इन द टोटल प्लान इन द लेटेस्ट प्लान। तो कहीं ना कहीं देखो प्लानिंग है नहीं, डायरेक्टली हमारा 5 ईयर प्लान तो नहीं दिया है, लेकिन उसके आसपास के जो टॉपिक्स हैं उसको सीधा पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ये पढ़ेंगे भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसकी जब संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना, कि भारत की आर्थिक संरचना में जब हम परिवर्तन को देखेंगे तो उसी परिवर्तन को किस नज़र से देख रहे होंगे हम लोग? 12 5 ईयर प्लान्स जो हैं, है ना, अलग अलग पंचवर्षीय योजना, उन पंचवर्षीय योजनाओं से देखने का कोशिश करेंगे। उसी के अंदर वर्कफोर्स कैसे बदला, उद्योग कैसे बदले, सेवाएं कैसे बदली, कृषि किस तरह से बदला, तो हर एक फैक्टर्स को, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिनरल, जो भी फैक्टर है वो इकोनॉमिक रूप से किस तरीके से बदला, उसको हम लोग 5 ईयर प्लान्स के एंगल से ही देखेंगे। और वहाँ से समझाऊंगा कि हुआ क्या। जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पहले वो थी कृषि आधारित, एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम थी, ठीक है ना। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, कृषि बेस्ड थे। कृषि से हम लोग सीधा क्या किए हैं? जंप कर गए हैं कहाँ पर? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर। और हमने क्या मिस कर दिया बीच में? मैन्युफैक्चरिंग को मिस कर दिया, ठीक है। तो होना कैसे चाहिए था? कोई भी आज तक दुनिया में जितनी भी कंट्री ग्रो की है, ब्रिटेन ले लो, अमेरिका ले लो, फ्रांस ले लो, किसी की भी आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, ये दिखेगा कि पहले वो एक अच्छे कृषि प्रधान देश बने, फिर वो किस में गए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में गए, औद्योगिक क्रांति की ओर गए, और औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ पर सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। भारत में क्या हुआ कि हमने कृषि से पहले तो हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया, और एग्रीकल्चर से सीधा कहाँ पहुँच गए? सर्विस की ओर। इसको बंद कर दो, आवाज़ कर रहा बहुत, ठीक है ना। हम कहाँ गए? एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस की ओर मूव कर गए, ठीक है। तो इससे हुआ क्या? इससे ये चीज़ हुआ कि कृषि में देखो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग थे। अब हम सेवा की ओर आ गए, तो और हमने क्या नहीं डेवलप किया? मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप नहीं किया, हमारे द्वितीय क्षेत्र को विकसित नहीं किया। तो कृषि में जो भार था, जो व्यक्तियों का भार था, वो आज भी उसी मना है, क्योंकि सेवा क्षेत्र जो होती है उसकी वर्टिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब वहाँ पर छोटे से क्षेत्र में बहुत कम लोगों से वो सेवा क्षेत्र चल जाता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुआ नहीं। डेवलपमेंट तो यहाँ पर बहुत हो रहा है, भारत का विकास प्रतिशत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ नहीं, उतने रोजगार उत्पन्न नहीं हुए। रोजगार कब उत्पन्न होता? जब हम इस बेस को बनाते, और तभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर से लोग धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाते, और कुछ लोग जो इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा और अच्छे वेल टू डू थे, वो कहाँ चले जाते? सेवा में। पर भारत ने इसको छोड़ दिया, ये लगभग हमारा क्लोज था। अब सोचो हम लोग ऑफ लेट कब आ रहे हैं? 2014 में आकर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तब हम अपने बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विकास करेंगे। बीच में हुआ, पर उतना बड़ा नहीं हुआ कि हमारे कृषि में जो इतना बड़ा पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को वो हैंडल कर पाए। तो ये किस तरीके से चेंज हुआ, ये कैसा चला, वही है स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस रूप में ये परिवर्तन सुनिश्चित हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है, पर टॉपिक समझा देता हूँ किस किस तरीके से देखना है। उसका था इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो तो सिंपल है। फिर पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, मैग्नीट्यूड एंड मेजर्स ऑफ इनिशिएटिव टू एमिलोरेट देम, ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपका एक टॉपिक और यहाँ पर, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो गरीबी एवं बेरोजगारी, गरीबी एवं बेरोजगारी, तो ये कुछ टॉपिक हैं। इतने ही टॉपिक को करना है हमको ज़्यादा करके, कहाँ पे? इंडिया वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में ये कुछ टॉपिक्स को डायरेक्टली मेंस पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सारे के सारे नहीं दिए। जैसे मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, बीओपी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। जो बेसिक टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे।
पर वहीं पर जब हम लोग छत्तीसगढ़ इकॉनमी में आते हैं तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इन रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ डेमोग्राफिक फीचर एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़। तो कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, जो हमारा सेंसस के डेटा के रिस्पेक्ट में कि वो सारे के सारे SC ST OBC वगैरह जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से। तो कहीं ना कहीं सेंसस, जो सेंसस में डेटा पढ़ रहे थे वही चीज़ है और अलग से कुछ नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का हर तरफ से सशक्तिकरण, तो उसमें एक टॉपिक अलग से मेंशन कर दिया छत्तीसगढ़ इकॉनमी में, वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ से आप इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जाना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये डायरेक्टली दिया हुआ और 3 रूपों में बोला है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक और, तो सामाजिक भी है एक आर्थिक भी दिया है और एक राजनीतिक। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक महिलाओं का सशक्तिकरण ये छत्तीसगढ़ इकॉनमी में एक अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से क्या है, जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, श्रमिक बनाया जा रहा है, उसकी समस्याएं कैसी हैं। तो चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम के बाद अगर देखेंगे तो फिर जो उसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका दिया है स्टेट फाइनेंस एंड बजट, तो अगेन जो फिस्कल पॉलिसी में यहाँ पर पढ़ाऊंगा, देखो सिंपल से बात क्या हो रहा है अच्छे समझना, जो ये पोर्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 4 टॉपिक कौन कौन से, मॉनेटरी, फिस्कल, बैंकिंग और नेशनल इनकम, ये 4 टॉपिक को पढ़कर इसी 4 टॉपिक को छत्तीसगढ़ में केवल अप्लाई करना है। वहाँ कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, GDP वहाँ पर वही रहेगा, NMP हमारा वही रहेगा, बस वो राज्य के रूप में देखेंगे और राज्य के वहाँ पर डेटा करने होंगे, कॉन्सेप्ट दोनों के एकदम सेम होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा करके देखने को मिलता है इकॉनमी में। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं तो उसमें यही सारा चीज़ दिया हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और दे दिया है, वर्ल्ड बैंक लोन, पब्लिक डेट कंपोजिशन, ठीक है ना, कि सरकार जो क्या करता है उधार लेता है वो किस तरीके से होता है, तो पूरा उसकी क्या संरचना को पूछा गया है कि पब्लिक डेट मतलब जो राज्य के द्वारा लिए जाने वाला उधार है उस उधार की पूरी संरचना कैसी है, जिसके अंदर टॉपिक क्या क्या दे रखा है, देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक लोन्स, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन छत्तीसगढ़, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड देयर शेयर इन द टोटल क्रेडिट एंड एडुकेसी प्रॉब्लम, ठीक है, पकड़ो इसको। यहाँ पर क्या दे रखा है टॉपिक, तो देखो एक तो क्या हो रहा है कि पढ़ना कैसे अच्छे समझना, इंडियन इकॉनमी स्टार्ट करेंगे, पहले इन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इसको छत्तीसगढ़ में अप्लाई करेंगे, तो छत्तीसगढ़ का एक पोर्शन क्लियर, स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकॉनमी पढ़ेंगे, वहीं पर स्ट्रक्चरल चेंज इन छत्तीसगढ़ इकॉनमी देखेंगे, उसके बाद वो वाला पोर्शन वहाँ कवर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट का दोनों का प्रॉब्लम सेम ही है, बस वहाँ पर डेटा अलग अलग हुआ। तो ये जो टॉपिक्स दिखे ना इंडिया के, ये सारे टॉपिक छत्तीसगढ़ में पहले से दिए गए हैं, तो इनको तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक छत्तीसगढ़ इकॉनमी में दिया है, एक है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, इससे संबंधित। दूसरा टॉपिक जो छत्तीसगढ़ इकॉनमी में दिया गया है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना, ये भूगोल में दिया गया था लेकिन इसको दोनों में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, ज्योग्राफी के साथ साथ इकॉनमी में देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना भारत एवं छत्तीसगढ़, तो एक वो टॉपिक वहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं ये दिया है कि सरकार के द्वारा लिए जाने वाला उधार या तो बोल सकते हैं लोगों के द्वारा लिए जाना, पब्लिक डेट एंड गवर्नमेंट डेट दोनों, कि जो उधार की संरचना की वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं उसको पूरा देखना। तो पहले एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स में सरकार का एक वर्ल्ड बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वर्ल्ड बैंक से कितना आया, और उसके बाद फिर आता है संस्थागत और गैर संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत और गैर संस्थागत जो ऋण आ रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं, उस पैसे की व्यवस्था को कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिलेबस डिकोड होता है कि हमारे सिलेबस में ये सारा चीज़ दिया है। देखो वेटेज कैसे होता है, टोटल एग्जाम में ये 75 मार्क्स का पेपर आता है, केवल इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे। अब ये 75 नंबर में से जो हमारा स्कीम और सर्वे है, ठीक है, स्कीम सर्वे और जो छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन है, छत्तीसगढ़ इकॉनमी का सेक्शन है, वो लगभग 45 मार्क्स तक पूछा जाता है, 40 से 45 नंबर का, 40 to 45 मार्क्स वो ज़्यादा पूछा जाता है, और जो इंडियन इकॉनमी है उसको थोड़ा सा कम पूछते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूछी जाती है। तो सेकंड सेक्शन जो इंडियन इकॉनमी है वो कितना आ रहा है, लगभग 30 मार्क्स 35 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं जाता, 25 से 30 मार्क्स भी आता है, कभी कभी 30 मार्क्स तक मैक्सिमम इंडियन इकॉनमी आता है, और ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ इकॉनमी को पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ इकॉनमी में ज़्यादा फोकस कहाँ रखते हैं इन लोग, सर्वे के डेटा पे, और सर्वे से भी कहीं ज़्यादा योजनाओं पे,
तो इस साल जैसे कुछ विशेष डॉक्यूमेंट होंगे जिसके बारे में पढ़ना होगा। तो पहले तो आपको बता दूं कि पढ़ना क्या है, ये तो हो गया कि क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए पहले तो ये होगा कि छत्तीसगढ़ इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी को क्लब करके पढ़ेंगे। इंडियन इकॉनमी से पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ इकॉनमी की ओर आगे मूव करेंगे। पर प्रश्न ज़्यादा कहाँ से आएगा? छत्तीसगढ़ से आएगा। और छत्तीसगढ़ में जितनी योजनाएं हैं उसको अच्छे से कवर करना होगा। और इस साल योजनाएं ज़्यादा दिख नहीं रही हैं, सरकार बदली थी, तो इसलिए विशेष रूप से जो आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर, सर्वे के ऊपर जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंडियन इकॉनमी, इसके लिए आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं चेंज मत करिए, पर किताब को पढ़ें थोड़ा सा, मेरा ये कहना है। एक स्टैंडर्ड किताब अगर मांगेंगे तो के शंकर गणेश इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम आपका जो दृष्टि की हैंडबुक आती है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक है वो, क्योंकि हिंदी में के शंकर गणेश की किताब आती नहीं, और हिंदी की एक्चुअली मैंने कोई किताब अलग से पढ़ी नहीं है, अलग से मैंने हिंदी का कोई किताब नहीं पढ़ा है, तो इंग्लिश का ही बुक मैं बता पा रहा हूँ। इसमें के शंकर गणेश की हिंदी पे नहीं आती है, ठीक है। रमेश सिंह यहाँ पर मत लेना, बहुत हैवी किताब है CGPSC के लिए, वो ज़्यादा पार हो जाएगा उससे, उसके बियॉन्ड चले जाएगा। नितिन सिंघानिया ने भी लिखी इंडियन इकॉनमी के ऊपर बुक, काफ़ी अच्छी किताब है वो भी, बट उतना ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं और कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो वो मैं यहाँ पर सिखा दूंगा। इसके साथ साथ आप कोई भी एक बुक या तो इंटरनेट का भी माध्यम ले सकते हैं, चीज़ें मिल जाएंगी, अपना एक नोट्स बनाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टॉपिक बाय टॉपिक नोट बनाना है। देखते हैं उसको, तो उसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अगर अच्छी किताब पढ़नी है तो इंग्लिश के लिए मैं आपको एक अच्छी किताब बता देता हूँ, के शंकर गणेश। अगर इसकी हिंदी आती होगी तो पूछ लेंगे आप लोग मार्केट में, के शंकर गणेश। यह एक और बुक है आपकी नितिन सिंघानिया की, नितिन सिंघानिया, जिनको आप लोग किस नाम से किसके लिए जानते हैं ज़्यादा करके? कल्चर के लिए। उनकी इकॉनमी की बुक इवन ज़्यादा बेटर है कल्चर से भी, और वो एक्चुअल में इकॉनमी बैकग्राउंड के हैं। नितिन सिंघानिया खुद जो हैं वो इकॉनमी में ऑनर्स है, कल्चर में ऑनर्स नहीं थे, ठीक है। तो उनकी जो इकॉनमी की बुक है वो काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, तो चाहे तो उसको ही पढ़ सकते हैं अगर आपको बुक पढ़ने का मन है तो। नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है। बेसिक NCERT की 11वीं क्लास की NCERT मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये दोनों, और बैंकिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए 12वीं क्लास के NCERT में दिया हुआ है, 12वीं कक्षा की जो NCERT उसमें। पर उसमें दिक्कत ये होगा कि डेटा जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें अपडेटेड नहीं रहती हैं। क्लियर है? बाकी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो 12वीं क्लास की अगर ये खोलोगे किताब तो उसमें आपको ये 4 चैप्टर मिल जाएगा, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बैंकिंग संरचना और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये चारों चैप्टर आपको मिल जाएंगे 12वीं क्लास के NCERT में। और ये जो टॉपिक है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये मिल जाएगा आपको 11वीं क्लास की NCERT में। 11वीं क्लास की NCERT में मिल जाएगा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, और 12वीं में मिल जाएगा ये सारा का सारा। ये स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकॉनमी जो है ये भी 11वीं की NCERT में मिल जाएगा। ये दोनों आपका, ये जो टॉपिक जो है 11वीं की NCERT किताब से दी गई टॉपिक है, और ये 12वीं की NCERT में है। देखो, इन टॉपिक्स को आप डायरेक्टली NCERT से पढ़ सकते हैं, पर इसको थोड़ा सा अपडेट करना होगा क्योंकि सरकार निरंतर कुछ ना कुछ, या RBI निरंतर कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों में परिवर्तन करते रहती है, ठीक है ना। जैसे मौद्रिक नीति समिति आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, अचानक से आ गई। अब उसके लिए गवर्नमेंट रेडी थी, लेकिन हमारा NCERT रेडी नहीं था किताबों में लिखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे जो यहाँ पर हैंडल करना होगा। इकॉनमी का मतलब कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ करंट अफेयर अपडेशन भी होना चाहिए। करंट अफेयर यहाँ पर आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। रही बात छत्तीसगढ़ इकॉनमी, तो छत्तीसगढ़ इकॉनमी की जो किताब है, ये तो इंडियन इकॉनमी बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ इकॉनमी, इसके लिए जो एक्चुअल में किताब है उस किताब का नाम है माधव हरदेवी। राइटर है माधव हरदेवी, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ये किताब है। इसका फोटोकॉपी शायद मार्केट में मिल जाए, पर अगेन यहाँ पर भी समस्या आपको ये जाएगा कि यहाँ जो कंटेंट लिखा होगा उसमें डेटा बहुत पुराना होगा, 2013 के आसपास का डेटा है, और अभी हम लोग 24 में चल रहे हैं, तो पिछले 10 साल में इसको अपडेट नहीं किया गया। तो ये तो आप पढ़ सकते हो, पर इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, और इसके साथ साथ ये क्लासेस जो करा रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करना। जो पोर्शन होगा मैं यहाँ पे कवर करके दूंगा। माधव हरदेवी अगर किसी ने लिया और पढ़ने का प्रयास किया तो इतना ही बोलूँगा केवल कि इसमें डेटा वेटा के पीछे मत जाना, स्ट्रक्चर को समझना अच्छे से, जो व्यवस्था है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना कि हाँ, एक अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोगों को इस चीज़ों को ध्यान रखना और इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। क्लियर हो रहा है? तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि अर्थव्यवस्था में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है,
जाकर डेटा के ऊपर, डेटा के लिए इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ से कवर करेंगे। समझ आ रहा है? तो मोर और लेस क्लास से ही आप कवर करोगे, इधर उधर नहीं जाओगे। जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों से वो पढ़ सकते हैं। ओके, चलो।